महिला आरक्षण बिल आजकल सबसे ज्यादा चर्चा इस टॉपिक पे चली है। पूरे देश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी कचहरी आपका लोकसभा, सबसे ज्यादा बहस पूरे देश के राजनेताओं में, मीडिया में सबसे ज्यादा बहस आजकल महिला आरक्षण बिल पर चल रही है। क्या है महिला आरक्षण बिल, आज आपको उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है, क्या ऐसे इसमें कारण है जो विपक्ष इसके विरोध के प्रति जा रहा है, और सरकार इसको क्यों लागू करना चाह रही है, क्या है इस बिल में ऐसा, चलिए आपको बताते हैं। इस बिल का जो नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी कि महिला आरक्षण बिल। साथियों, ये आज ज्यादा प्रचलित हुआ है, बट ये अगर मैं बिल की बात करूं तो 2023 में ये कानून पास हो गया था, ये कानून बन गया। सरकार ने 16 से 18 तक लोकसभा का एक विशेष सत्र बुलाकर यह बिल पास कराने के लिए लोकसभा में पारित किया, परंतु विपक्ष ने इस बिल के विरोध में वोट किया और यह बिल फेल हो गया, यह बिल गिर गया। ऐसा क्या है इस बिल में जो सरकार पास करना चाहती है, और ऐसा क्या है यह बिल जो महिलाओं के आरक्षण होने के बावजूद भी विपक्ष इसको फेल करना चाहता है। चलो साथियों, बात करते हैं आज इस महिला बिल की। साथियों, इस महिला बिल में जो सरकार बता रही है, सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं भारत देश के किसी भी चुनाव में, चाहे वो राज्य का विधानसभा चुनाव हो, चाहे देश का लोकसभा चुनाव हो या केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव हो, 33% सीटों पर महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए। 33% सीटें मतलब एक सीधी सी बात अगर बताऊं, अगर किसी भी देश या किसी भी राज्य में 100 सीटें हैं तो उनमें से 33 सीट महिलाओं को दे देनी चाहिए और बाकी बची सीटों पर पुरुषों को चुनाव लड़ना चाहिए। तो सरकार ने यह बिल पास किया। अब इसके बाद में ऐसा कुछ नहीं, इसमें तो आपको लगेगा कि ये तो कोई विरोध वाली बात नहीं है कि 33% आरक्षण इसमें क्यों मतलब ओके नहीं करेगा। सारी पार्टियां इस चीज पे ओके हैं, बट विरोध कहां आता है, मैं इसको चीजों को आपको डिटेल्स में बताना चाहूंगा। दूसरा, सरकार ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत देश की जो 543 लोकसभा सीटें हैं, इनको 2011 के परिसीमन के अनुसार भारत देश की सीटें 816 से बढ़ाकर 816 या 850 कर दी जाएं, जो कि 33% जो सीटें बढ़ेंगी वो नई सीटें गठन हो, नई लोकसभा गठन हो, पुराने में नहीं। तीसरी बात साथियों जो आती है, सरकार ने कहा कि जो 33% में आरक्षण निर्धारित कर रहे हैं महिलाओं के लिए, उन 33% में से 33% SC ST को दिया जाए। मतलब मैं अगर आपको सीधी भाषा में बताना चाहता हूं कि 33% में पूरे देश की सर्वांगीण महिला आती है और उस 33% का 33% हिस्सा SC ST की महिलाओं को दिया जाना चाहिए। बाकी बचे सब में जनरल कैटेगरी लागू करनी चाहिए। अच्छा, विरोध ये सरकार चाहती है कि इस तरीके से हमारा ये बिल पास हो, लेकिन ये बिल तो पहले ही पास हो गया था, ये कानून बन गया था, बट नए नए संशोधन संविधान में 106वां संशोधन सरकार ने 2023 में पारित किया था, अब इसको लागू करना चाहती है। सरकार चाहती है कि ये लागू 2029 चुनाव के आसपास हो, जिससे सरकार को फायदा मिल सकता है। चलिए बात करते हैं इसके विरोध पे। अब तक आपने देखा इसमें से कुछ बिंदु हैं जो विपक्ष पकड़ के इसको विरोध कर रहा है, वो बिंदु क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। विपक्ष का इस बिल का विरोध करने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने उठाया, और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी भी है, मैं भी उनकी बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि SC ST को अगर आपने 33% दे दिया तो इस बिल में OBC की महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है? क्या OBC की महिलाओं को भी आरक्षण का हक नहीं है? वैलिड पॉइंट है, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। यह विरोध SP यानी समाजवादी पार्टी, JDU और आपका RJD और आपका AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, उन्होंने भी इस विरोध को दायर किया। दूसरा विरोध जो साथियों इसमें बोला गया, उन्होंने कहा कि लागू करने की टाइमिंग क्या है, आप क्लियर स्पष्ट शब्दों में बताइए कब से इसको लागू करना चाहते हैं।
तीसरा विरोध ये था कि आप हमें बताइए कि 2011 का परिसीमन क्यों लागू होना चाहिए, 2011 के परिसीमन के बेस पर आपका ये कानून क्यों पास होना चाहिए, जबकि अगली साल जनगणना और परिसीमन है। तो विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि जनगणना और परिसीमन के बाद जातिगत जनगणना होने के बाद जिस जाति का जितना वोट परसेंट हो उतना भागीदारी महिलाओं की मिलनी चाहिए इस बिल में। ये बहुत ही जरूरी मुद्दा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। अगर सपोज करिए कि 40% ओबीसी महिलाएं हैं, 50% एसटी हैं, एससी हैं, या जो भी जिस वर्ग का जितनी भागीदारी देश की जनता में उतनी परसेंट के आपको आरक्षण देना चाहिए, जो बिल्कुल वैलिड पॉइंट इन्होंने उठाया है। अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि परिसीमन की शर्त हटा दो, जो 2011 वाली शर्त तक उसको हटा दो, आप आज से लागू कर दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी का मुख्य मुद्दा यह है कि ओबीसी को जोड़ दो, ओबीसी को एक निर्धारित आरक्षण दे दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपनी जगह पर दोनों ही पार्टी सही हैं। अच्छा, परिसीमन की वजह से कुछ दक्षिण भारत के एमपीज, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, दक्षिण भारत की पार्टियों ने भी इसका विरोध किया। क्यों किया मैं बता देता हूं। दक्षिण भारत की पार्टियों ने इसका विरोध इसलिए किया कि 2011 के परिसीमन के अनुसार राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इनमें आबादी बड़ी है और इनमें आबादी ज्यादा थी। तो परिसीमन उसके हिसाब से अगर आप सीटें बढ़ाएंगे तो परिसीमन का सीधा सीधा मतलब होता है कि सीमाओं की देखरेख करना, सीमाएं निर्धारित करना। तो अगर आप परिसीमन 2011 का पकड़ोगे तो इन राज्यों में सीटें बढ़ेंगी, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून आ चुका है, तो वहां पे जनसंख्या की बढ़ोतरी बहुत कम हुई है, तो वहां सीटें नहीं बढ़ेंगी। जब वहां सीटें नहीं बढ़ेंगी तो वहां के एमपी एमएलए कम चुने जाएंगे। जब एमपी एमएलए कम चुने जाएंगे तो लोग दक्षिण भारत की संसद में आवाज कम उठा पाएंगे, और उत्तर भारत की आवाज उठाने के लिए बहुत सारी सीटें बढ़ जाएंगी, तो बहुत सारी आवाज उठाई जाएगी। तो ये विरोध दायर किया दक्षिण भारत के लोगों ने, जो कि उनका वैलिड पॉइंट भी कह सकते हैं। और आई एम सेइंग कि भाई साहब, परिसीमन 2017 का लागू करो, जनगणना 2027 का लागू करो, और परिसीमन भी 2027 के हिसाब से करो। 2027 जैसी जनसंख्या हो आप उस हिसाब से परिसीमन कर दो। दूसरा, कांग्रेस कहती है कि 33% भागीदारी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि आप सीटें बढ़ा करके क्यों देश के ऊपर और वजन बढ़ाना। पहले ही नेता इतने, भाई साहब इतने हैं, और ऊपर से इतने और बढ़ाने की जरूरत क्या है, 273 सीटें और बढ़ाने की जरूरत क्या है। वो कह रहे हैं कि इन 543 में से ही 33% महिलाओं को दे दो, ओबीसी को आरक्षण दे दो, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो भाई साहब, ये विरोध और ये विवाद चल रहा है। इस पे सरकार ने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि वो 2029 के आसपास इसको लागू करना चाहती है। तो सरकार की चुनावी रणनीति हो सकती है, और आने वाले जो चुनाव आने वाले हैं, महिला मुद्दा को पकड़कर सरकार इस पे आगे बढ़ सकती है। ये मेरा पर्सनल और व्यक्तिगत ओपिनियन है। हो सकता हूं मैं 1% इधर उधर हो सकता हूं, मेरी पर्सनल राय क्या कहती है मैं आपको भी बता देता हूं। अब तक आपको सारी सच्चाई बताई, ये जो सच्चाई है, विरोध क्यों हो रहा है इसका, सरकार चाहती क्या है। अब जो मुख्य बात एक जनता के हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन व्यक्तिगत ये कहता है, अगर 33% महिला को आरक्षण देते हैं तो उसमें ओबीसी की महिलाओं के लिए भी आरक्षित सीट होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। आपने 33% एससी एसटी को दे दिया तो कुछ परसेंट आपको ओबीसी की महिलाओं को भी देना चाहिए। दूसरा जो मेरा वैलिड पॉइंट है वो मैं आपसे ये कहूंगा, आप ऑलरेडी भाई साहब इस देश में नेताओं ने भारत को बहुत लूटा है और बहुत भ्रष्टाचार इस देश में हुआ है। इतने नेता ऑलरेडी हैं, तो क्यों 273 सीटों को बढ़ा करके देश पर एक वजन बढ़ाया जाए। वजन कैसे, उनकी तनख्वाह, उनके खर्चे, उनके एक्सपेंस, उनका रहना सहना सब भारत सरकार करेगी, तो भैया वजन बढ़ेगा। तो 33% आरक्षण दो, उन 543 सीट में से दे दो, नई सीट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, और परिसीमन नया कर लो। और सबसे वैलिड पॉइंट, समाजवादी पार्टी कहती है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भैया मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, जातिगत जनगणना
होनी चाहिए, जिससे पता होना चाहिए देश में किस वर्ग की कितनी भागीदारी है। और आरक्षण जाति के हिसाब से उसी हिसाब से रख दो ना, जो जितने परसेंट है उतना उसको भागीदारी दे दो देश के अंदर। इसमें क्या बुराई है? अच्छे वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष और विपक्ष के क्या मुद्दे हो सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार क्यों इसको जल्दी में लागू करना चाहती है, क्या उनका मकसद है? आप एक बारी वीडियो को पूरा जरूर देखना, कमेंट कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।